चलिए आज हम लोग जानते हैं जो हिंदी वर्णिका है 10th क्लास का, उसका चैप्टर माँ के बारे में हम लोग जानेंगे, जो ईश्वर पेटलिकर का लिखा हुआ है। उससे पहले हम लोग कुछ मोटिवेशन की दुनिया में जानते हैं। कहा जाता है रिश्ता चाहे कोई भी हो हीरे की तरह होना चाहिए। रिश्ता चाहे कोई भी हो हीरे की तरह होनी चाहिए, दिखने में छोटा सा परंतु कीमती और अनमोल होना चाहिए। समझे? तो मेरे दुलारे, मेरे शेर शरणियों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे हैं। तो आपके परिवार 10th मस्ती रणधीर सर में आपका दिल खोल के स्वागत है। तो कहा जाता है रिश्ता जो होता है ना, रिश्ते में दिल रखा जाता है, दिमाग नहीं। अगर रिश्ता में दिमाग लग जाए तो शीशे की जैसा चकनाचूर हो जाता है। ठीक है, चलते हैं इस चैप्टर के बारे में हम लोग देखते हैं क्या होता है इस चैप्टर में। चलिए हाँ जी, आप लोग इस चैप्टर का नाम है माँ और ईश्वर पेटलिकर के द्वारा लिखा गया है। इनकी जीवनी के बारे में, जीवन शैली के बारे में जानते हैं क्या होता है इनकी जीवन शैली। ईश्वर पेटलिकर गुजरात के लोकप्रिय कथाकार हैं। इनके कथा साहित्य में गुजरात का समय और समाज, नए पुराने मूल्य, दर्शन और कला के रच पक कर एक नई आस्वादकता के साथ उपस्थित होते हैं। यह जो भी चीज़ लिखते हैं ना, यह समझ शैली को इतना अच्छा से बढ़ा कर लिखते हैं, शायद अन्य लेखकों के लिए अपरिहार्य है। खून की सगाई इनकी प्रसिद्ध कहानी है। इनकी प्रसिद्ध कहानी कौन सी है? खून की सगाई। याद रखिएगा, इनकी प्रसिद्ध कहानी है खून की सगाई। काला पानी इनका लोकप्रिय उपन्यास है। खून की सगाई कहानी है और लोकप्रिय उपन्यास। पूछा जाए लोकप्रिय उपन्यास इनका कौन सा है? लोकप्रिय उपन्यास जो है इनका, अभी तुरंत हम लोग पढ़े थे, काला पानी। ठीक है ना, काला पानी। काला पानी की सज़ा आप लोग जानते होंगे। फिर दूसरा कहता है इनका प्रसिद्ध कहानी कौन सा है सर जी? तो प्रसिद्ध कहानी जो है मेरे प्रिय, इनका प्रसिद्ध कहानी जो है खून की सगाई। कथी है? खून की सगाई। ठीक है ना, खून की सगाई। साहित्य के अलावा श्री पेटलिकर सामाजिक, राजनीतिक और जीवन में सक्रिय रहे। इनकी दर्जनों पुस्तक पुरस्कृत और बहुप्रशंसित हो चुकी है। ये कहानी गोपाल दास नागर द्वारा संपादित है। आप जो भी इसमें पढ़ेंगे ना, वो दूसरे के द्वारा संपादित ही चीज़ मिलेंगी। ठीक है ना। यह किनके द्वारा? यह गुजराती कहानी है। कौन सा? गुजराती। याद रखिएगा, गुजराती कहानी है और गोपाल दास नागर के द्वारा प्रसिद्ध संपादित अनुदित कहानी संग्रह माँ से सवागार है। कभी से? माँ से। गोपाल दास नागर लिखे हैं। यह कौन सी कहानी है? गुजराती है। गुजराती भाषा में लिखी गई है, लेकिन हिंदी अनुवादक जो हैं गोपाल दास नागर हैं। क्या है? गोपाल दास नागर। ऐसे गुजरात की एक नागर संप्रदाय होती है, ठीक है ना, जो टाइटल में नागर लगाती है। यही कहा जाता है, यहीं से इसे माना जाता है कि गुजरात से ही नागरी लिपि का उत्कंठा हुई थी, वहीं से उद्भव हुआ था। ऐसे हम लोग के एक चैप्टर गुणाकर मूले जी जो हैं नागरी लिपि में लिखे हैं, तो वहीं गोपाल दास नागर के द्वारा यहाँ पे संपादित और अनुदित है। ठीक है, चलते हैं इस बारे में, हम इस कहानी के अंदर क्या मोड़ है, कैसी कैसी भावनाएं हैं। आखिरकार इस चैप्टर का नाम माँ ही क्यों रखा गया? दुनिया की वैसी शख्स जो हमें सबसे पहले से जानती है, हमारी हर एक मुद्दों पर कष्ट हो या सुखी हो हमेशा भलाई ही सोचती है। तो इस माँ के लिए एक ज़रूर ना ज़रूर लाइक देना आप मत भूलिएगा। ठीक है ना। माँ जो है ना, दुनिया की सबसे बड़ी अनमोल रत्न है। अगर दुनिया में आपको सबसे ज़्यादा प्रेम बांटती है, अनुशासन की बातें सिखाती हैं, तो वो माँ है। ठीक है, माँ के लिए आप एक प्रकार से अपनी प्रेम भावना ज़रूर उत्कंठा में रखिए, उत्पन्न रखिए। समझे? क्योंकि माँ ही, वो किसी की भी माँ हो, हमारी माँ हो या आपकी माँ हो, माँ ही होती है। हम लोग अपनी माँ को पैसेंस कम देते हैं और मंदिर वाली माँ को बहुत ज़्यादा पैसेंस देते हैं। अपनी माँ को भी पैसेंस दिया करें। ठीक है ना। जब बच्चा छोटा रहता है ना, तो कहता है मेरी माँ, मेरी माँ। माँ जो होती है ना, हम लोग अगर कहते हैं ना, हम छोटका भैया के दिखा कर कि हम इसकी माँ है, तो हम तुरंत रोने लगते हैं। जब छोटे बच्चा रहते हैं तो उस समय क्या होती है,
बच्चा कहता है माँ मेरी माँ मेरी माँ। जैसे बच्चा बड़े हो जाते हैं और माँ वृद्धावस्था में हो जाती है तो वो क्या कहते हैं तेरी माँ, वो कहता है तेरी माँ। तो यह दुनिया का रीत, यह ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोग बहुत प्रिय हैं, हर एक बातों को बहुत अच्छे से दिल से लगाए रहते हैं, तो इसीलिए माँ को कभी इग्नोर मत कीजिए। माँ की हर एक बातों को अच्छा से समझिए। उनकी हर एक गुस्सा में भी प्रेम भरा हुआ है, हर एक बातों में भी प्रेम भरा है, आपकी चुनौतीपूर्ण जीवन में भी प्रेम भरा है उनके लिए, ठीक है ना। अगर कोई कार्य, अगर कोई कहीं भी आपको दुखी पहुँच रहा है, कहीं भी कोई दुर्घटना हो जाती है, तो वहाँ दुनिया में सबसे पहले माँ ही पहुँचना चाहती है, अदर कोई नहीं पहुँचना चाहता है, समझे। तो यह माँ जो है यह ईश्वर पेटलिकर के द्वारा लिखा गया है। ये गुजरात के रहने वाले हैं, गोपाल दास नागर के द्वारा संपादित और अनुदित किया गया है। चलते हैं इस चैप्टर में, हम देखते हैं आखिरकार क्या होता है, ठीक है। तो ये चैप्टर जो है बहुत लाजवाब और अच्छा है, जिसमें एक मंगू है उसके बारे में बताई गई है। जो मंगू जो है बचपन से ही शायद वह पागल प्रवृत्ति की है, ठीक है ना। मंगू का पागलों के अस्पताल में भर्ती करने की सलाह उसके माँ को देते हैं, तब उसकी आंखों में आंसू झिलमिला आते हैं। हर एक को वह भी जवाब देती है मैं माँ होकर सेवा नहीं कर सकती। मंगू जो है एक पागल लड़की है, जो जन्म से ही पागल है। उसकी माँ को हर एक आदमी सलाह देता है कि मंगू को कहाँ रख दीजिए, अस्पताल में, पागल वाले अस्पताल जो है उनको भर्ती कर दीजिए। लेकिन मंगू की माँ बोलती है कि मैं माँ हूँ, उसकी माँ हूँ, मैं पागल, और हम अपने जीते हुए ज़िंदगी में क्यों उसको पागल वाले अस्पतालों में रखूं। तो अस्पताल वालों को क्या पड़ी है, अपंग जानवर की गौशाला में भर्ती करने के जैसा ही यह कहा जाएगा। जिस तरह अपंग गौशाला में गाय रख दिया जाता है, बूढ़ी गाय को दान दे दी जाती है, उसी तरह तो होगी। माँ की यह ग्रंथि प्रकट हो जाने के बाद कोई उससे ऐसी बात करना भी नहीं था। जन्म की पागल है गूंगी पुत्री को जिस तरह पालती पोसती, सेवा करती है, लाड़ प्यार करती है, यह प्रत्यक्ष देख के लोग उनकी प्रशंसा भी करते हैं कि इस तरह पागल पुत्री को एक माँ ही पाल सकती है, ठीक है। गांव अगल बगल के लोग मंगू की माँ की बड़ी बड़ाई करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि वो पागल लड़की को बहुत ज़्यादा देखभाल करती है, ठीक है ना। हम लोग पागल को तिरस्कृत करके छोड़ देते हैं, लेकिन वह देखभाल कर रही है, वह दुनिया का एक इकलौता ही है इंसान हो सकती है माँ। हम लोग रात को जब बिछावन पर पेशाब कर देते थे तो अपने गीले पर सोकर हमको सूखे पर सुलाती थी, वह दुनिया का शख्स माँ ही होती है, ठीक है ना। अपनी थाली में एक रोटी कम करके हमको अधिक खिला देती है, वो दुनिया की माँ ही हो सकती है। अगर हम कहीं से कमा कर जाते हैं, बहुत ज़्यादा ओठों पर झुर्रियाँ पड़ी होती है, तो सबसे पहले लोटा में पानी लेकर माँ ही दौड़ती है, समझे। दूसरे के घर होते तो भूखी प्यासी कब की मर गई होती, और जीवित भी होती तो ऐसा हष्ट पुष्ट शरीर तो नहीं होता, ठीक है ना। ये कह रही हैं, अगल बगल के लोग कह रहे हैं कि अगर दूसरे के घर होती तो शायद मर चुकी होती, अगर जिंदा भी है तो इतना हष्ट पुष्ट शरीर नहीं हो सकता था दूसरे किसी का। अर्थात मंगू जो है हष्ट पुष्ट है उनका शरीर। मंगू के अलावा उसकी माँ को 3 संतानें थी। कितने हैं? 3 संतान, याद रखिएगा, 2 पुत्र और 1 पुत्री। दोनों पुत्र पढ़ लिख कर शहर में काम में लगे थे। पुत्री की विवाह हो गया था और वह अपनी ससुराल चली गई थी। 2 पुत्र 1 पुत्री आयहक मंगू की माँ अपने उन 3 संतानों को भूल गई है। यह बात नहीं थी कि किंतु उसका ये समग्र महत्व मंगू पर ही निछावर हो गया था। इसीलिए छुट्टियां में जब कई लड़के घर आते, ठीक है ना, तो जब घर आते थे तो कैसे होता था थोड़ा देखते हैं। ये नहीं है कि मातृत्व उनका उनसे सबसे ज़्यादा लगाव हो, इनसे भी, मंगू से भी बहुत ज़्यादा है। घर बार पौत्र पत्रियों से खिल उठता, इसीलिए फिर भी दादी माँ के रूप में वह हर्ष से पागल नहीं होती थी। उन बालकों को वह लेती, खिलाती और लाड़ प्यार करती थी। अपने पोता और पोतियों को भी बहुत ज़्यादा मानती थी। कौन? मंगू की माँ। माँ के इस व्यवहार के विषय में पुत्रों को भी ख्याल नहीं आता था कि पुत्रवधू माने पतो ओकरा के भोजपुरी भाषा में कहा जाता है। कसमसा जाति दोनों बहुओं की पति से एक ही फरियाद थी, अपने पुत्रों को, बालक उनको बिल्कुल
अच्छे नहीं लगते और पगली मंगू को छाती से भी अलग नहीं करती। मातृत्व के समय में खिंची बहुएं माँ जी के प्रति अन्याय कर बैठती थी, मैंने कुछ अजीबोगरीब बोल देती थी, ठीक है ना। यह कहीं की आदत अच्छे नहीं है, समझे। चलिए, कहता है कि बालकों के प्रति माँ जी का व्यवहार वैसा ही था। इस कारण बहुएं पति के आगे बड़बड़ा कर जब थक जाती तो पुत्री की माँ पर मुंह पर सुना देती, मंगू को झूठा लाड़ प्यार लड़ाकर तुम्हें अधिक पागल बना दिया है। आदत डाली हो तो जानवर को भी पखाना पेशाब कहाँ करना है और कहाँ न करना है इसका ख्याल आ जाता है। यानी उनकी बहुएं जो हैं मंगू की माँ को बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करते रहती है। हिती छोटा छोटा सा तुक्ष बातों पर उनकी अवहेलना करती है, उनको बहुत ज़्यादा सताती है। 12 वर्ष की लड़की चाहे जितनी पागल हो, उसे आदत डाली हो तो क्या इसका ख्याल भी ना आए। वह गूंगी है पर किंतु कुछ बाहरी नहीं है कि हमारी बात सुने भी नहीं। कह रही हैं उनकी बहुएं कि जानवर को भी एक पता चल जाता है कि कहाँ हमको लेटरिन करना है, कहाँ पेशाब करना है, लेकिन मंगू उससे भी बदतर है। भूल करने में 2 थप्पड़ लगा दिए तो दूसरी बार तुरंत ख्याल रखे, यह बहुएं कहती हैं। लेकिन माँ जो है वो कभी मारना ही नहीं चाहती अपने बच्चे को। उसकी पुत्री आगे कुछ बोले उनसे पहले माँ जी की आंखें बरसने लगी। पुत्री का हृदय भी भर आया, परंतु कलेजा कठोर, वह मन की बात निकालने बिना रह सके। तुम समझती हो मंगू को लाड़ प्यार करके उसे सुखी बनाती हो, पर यह समझ लो कि तुम ही इसकी वास्तविक दुश्मन हो। बहुएं कहते थे अपने सास को कि सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई है तो इनका तुम ही लोग हैं, दूसरा कोई नहीं है। तुम ही जो है अपने सास को करे, तुम ही जो है इसकी दुलार लाड़ प्यार इतना कर दिया है कि बहुत ज़्यादा इसका मनचला बढ़ गया है। यानी तुम वास्तविक दुश्मन हो। तो क्या माँ दुश्मन हो सकती है किसी बच्चे का? नहीं हो सकती है। होती भी है, क्या करे, वो प्यार दुलार में इतना अंधा हो जाती है कि बच्चा बिगड़ जाता है। तो हर एक माँ से मेरी विनती है कि अपने बच्चे को भी लाड़ प्यार उतना ना कीजिए जिससे आपको घाटा होना शुरू हो जाए। कभी कभी समय समय पर लाठी उठाइए, 2-4 लाठी कस के जड़ दीजिए, मिजाज फ्रेश रहेगा। अगर कोई गलत काम कर रहे हैं तो बैठी रहने की नहीं तो भाभियों के पाले पड़ेगी तो नित्य व मलमूत्र धोने का झंझट कोई नहीं करेगा। वह दुखी हो जाएगी। कुछ ही रुक कर वह धीमे स्वर में बोली, कहावत है यह झूठी नहीं, पराई माँ की कान छेदती है। पराई माँ जो होती है क्या करती है? कान छेदती है, सौतेली माँ के व्यवहार करती है। तो बताइए भाभी उनका सेवा सुरसुरा कर सकती हैं? नहीं। अस्पताल में रखने से पागलपन दूर होने को तो नहीं, मल मूत्र और कपड़ों का ध्यान आएगा तो भी बहुत है। भाइयों के घर में भगवान ने बहुत कुछ दिया है। भाभियाँ एक बार भी खाने को न दे ऐसी ओछी नहीं है, ठीक है ना। भाभी ऐसी ओछी नहीं है जो खाना न दे, वैसा भी बात नहीं है। लेकिन भगवान मंगू के घर में सब चीज़ संपन्न दिए हैं, लेकिन मंगू को ही एक थोड़ा सा चेंजिंग दे दिए हैं, ठीक है। चलिए अगला कहता है क्या, माँ जी लोगों को अस्पताल के लिए गौशाला की उपमा देती है, तब लोग पराये की तरह जो नहीं कर पाते उसकी पुत्री को कह डालती है। अस्पताल गौशाला जैसा होगा या शायद मंगू मर गई तो उसका कुटुंब का छुटकारा होगा। मंगू की मौत को माँ जी ने छुटकारा मानती है। यदि वह प्राकृतिक रूप से आए तो, परंतु लापरवाही दिखाकर उसे जानबूझकर मौत के मुँह में ढकेलने का विचार उन्हें असह्य लगता है। स्वार्थ से भी सभी सगे और निस्वार्थ से सगा हो वही सच्चा सगा है। पुत्र कमाते धमाते हो, पुत्री ससुराल में हिडोले झूलती हो, उसे प्यार भरा संबंध रखने का कोई अर्थ न था। मंगू की सच्ची माँ बनी रहे तभी माँ बेटी का संबंध सार्थक था। इसीलिए पुत्री कहे या पुत्र कहे तो भी मंगू को अस्पताल द्वारा मौत के मुँह में ढकेलने को माँ जी तैयार नहीं थी। कितना हो कुछ कर दीजिए, कितना हो लोग बहलाता था, फुसलाता था, बहुत लोग समझाता था माँ जी को, लेकिन यह पागल खाने में भर्ती करना नहीं चाहती थी। पुत्र माँ की इस भाव को समझ गए थे, इसीलिए वह कहीं ऐसी बात करने की ही नहीं थे। क्योंकि 3 गोरे निष्ठांत डॉक्टरों ने एक मत होकर निदान प्रकट किया था कि पागलपन मिटाना संभव नहीं है। केवल एक विश्वास था कि किसी ट्रेड या अनुभव नर्स या डॉक्टर को देख रेख में उसको रखा जाए
तो आदत के कारण शायद उसे शौच या कपड़ों का ध्यान आ जाए। मैंने 3-4 गो डॉक्टर ने कहा था कि मंगू को डॉक्टरों के या नर्सों के समावेश में रख दिया जाए, समूह में रख दिया, तो उसे लेटरिन करना या पेशाब करने के बारे में वो जान जाए। यह हो सकता है, लेकिन पागलपन दूर करना यह इम्पॉसिबल है, असंभव है, डॉक्टरों ने कह दिया था। ठीक है। बात और मंगू क बरस की है? 12 बरस की है। ऐसी अवस्था घर के पास हो सके संभव नहीं था, इसीलिए वे मौन थे। वो क्या थे? मौन। फिर भी माँ जी ने अपने श्रद्धा के अनुसार उपचार जारी रखे। दवा करने वाले बिना बुलाए घर आ पहुँचते। शिलाजीत बेचने वाले, हींग बेचने वाले मंगू को पागल जानकर वे अपना दवा दे बैठते थे। जो भी आता था ज्ञान देकर ही जाता था। ठीक है ना। किनको ज्ञान देता था? ठीक है। कोई भी आता था मंगू के घर तो कुछ ना कुछ दवाई बता कर ही जाता था। जानते इस दवा करते, माँ जी ने मानती थी कि 1000 उपचार करे तब एक तो लग ही जाता। मैंने कहा, मानती थी कि ये 1000 उपचार हो रहा है, कोनो तो कोनो पास होगा। इसीलिए दूसरे की दृष्टि में पागलपन जैसी बात वह गंभीरता से सुनती और श्रद्धा से उस पर अमल करती। किसी ज्योतिषी ने कहा था कि आने वाला अगहन के महीना इसके लिए श्रेष्ठ है, इसीलिए संभव है वह ठीक हो जाए। कोई ज्योतिषी आया, मैंने मंगू की माँ हमेशा चाहते रहती थी कि मेरे बेटी कैसे अच्छा हो जाए, लेकिन भगवान की प्रकोप, कोई ज्योतिष आया तो बताया कि अगहन के महीना में वो ठीक हो जाएगी। तभी से अगहन के महीना माँ जी ने आराध्य देव बन गया था। अगहन का महीना एक आराध्य देव लग रहा था कि कब बीते, अगहन कब आए। अगहन के महीने में मंगू के 14 वर्ष पूरे हो जाते थे। इसीलिए कोई बुद्धिमान व्यक्ति जिस तरंग में नहीं चढ़ता जाता, वैसी तरंग में माँ जी चढ़ जाती। 14वां पूरा होते होते मंगू की बड़ी बहन का विवाह कर दिया था। जैसे 14वां पूरा हुआ मंगू का, उसकी बड़ी बहन जो थी उसकी शादी हो गई। ठीक है ना। और 2 गो भाई भी था इनका। मंगू पागल न होती तो आज इसका विवाह भी तय हो गया था। यदि अगहन के महीने में इसका पागलपन मिट जाए तो मरी का रूप तो ऐसा है कि मूर्ति यानी बर उसे देखने के साथ ही हाँ कह दे। इतना सुंदर है मंगू, इतना सुंदर है कि दूसरा कोई देखे तो उसे तुरंत सेलेक्ट कर ले, लेकिन क्या करे, पागल तो है। और जैसे सब कुछ ठीक हो गया, वैसे वह विवाह की योजना मन में बनाने लग जाती। कमू पूछेगा, मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या है? कमू। याद रखिएगा, मंगू की बड़ी बहन का नाम कमू है। के समय घर की स्थिति आज जैसी नहीं थी। आज तो दोनों भाई शहर में अच्छा कमाते हैं, पानी की तरह पैसा खर्च करते हैं। फिर भी मंगू के विवाह में वो किस लिए पीछे घूम कर देखें। मंगू की विवाह भी अच्छे हंसे खुशी के साथ कर देते, लेकिन क्या है, मंगू तो दिमागी हालात में कमज़ोर है। ठीक है। अगला देखते हैं। अगला कहता है, एक बार मंगू बुद्धिमानी के साथ हौज में पेशाब करने, कभी क्या हुआ, एक बार कोई अकस्मात बात हुआ। एक बार मंगू बुद्धिमानी के साथ हौज में पेशाब करने बैठी। उसे प्रसन्न हो माँ जी कई दिनों तक हरेक के आगे परायण करती रही। ज्योतिषी का कहना ठीक हो गया। मंगू अब से पहले कभी नहीं हौज में पेशाब करी। आज एक दिन की बात है कि मंगू गई हौज में पेशाब करना शुरू कर दी, तो माँ जी को लगा कि हमारी मंगू अब सही हो गई है। ठीक है ना। बहुत लोगों को बुला कर लोगों के घर पहुंच कर वह कहने लगी, अरे अब पहली बार अपने हौज में पेशाब करने बैठी। सुनने वालों के गले में से यह बात उतरनी कठिन थी, क्योंकि यह सुनते समय मंगू पेशाब की कर गीली मिट्टी के अंगूठे से कुदेरती नजर बढ़ती। माँ जी को दृष्टि उस तरफ जाते ही बुद्धिमान पुत्री को जैसे शिक्षा देती है, वैसे धीरे से कहती, मंगू ऐसा गंदा नहीं करना चाहिए, अच्छा बेटा। ठीक है ना। वो बार समझा देती थी। मंगू को धुन आती तो वह खड़ी हो जाती और उन्हें नई बात मिल जाती। जो मैंने कहा तो समझकर बुद्धिमान की तरह खड़ी हो गई। ऐसे माँ जी बात फेंटना शुरू कर देती थी, फेंट कर गांव के लोगों को समझाने लगती थी। इस प्रकार माँ जी का आशा भरा अगहन का महीना आया। फिर मंगू अच्छी तो नहीं हुई, पर शहर के कन्या विद्यालय में पढ़ती गाँव की एक लड़की कुसुम पागल हो गई। कन्या स्कूल में एक लड़की जो थी जिसका नाम कुसुम था, वो पागल हो गई। मंगू की तरह से उसे टट्टी पेशाब का ध्यान न रहता। माँ जी को इस दुख से हुआ पर साथ साथ संतोष भी हुआ कि अच्छी भली लड़की पागल होते ही इस प्रकार विवेक खो बैठती है, तो ये तो जन्म से ही पागल है।
भला नया नया अच्छा लड़की भी पागल हो जाती है, तो ये तो अभी नया है, जन्म से ही पागल है। पागल मंगू बेचारी को ऐसा ख्याल ना हो तो इसमें क्या हर्ज है। कुसुम को दवाखाने में भर्ती करने का निश्चय हुआ। यह समाचार जानकर माँ जी को लगा कि उसकी माँ जीवित होती तो अस्पताल में भर्ती न करने देती। लग रहा है कुसुम जो है उसकी माँ मर गई है, ठीक है ना। तो यह कह रही है कि कुसुम की माँ रहती तो अब भरने नहीं देती, दवाखाने में जाने नहीं देती। इसके साथ उनकी आंखें बंद हो जाने पर मंगू को भी उसके भाई के दवाखाने में भर्ती कराते हो वैसा दृश्य उसे कपा गया। जब यह बात सुनी न तो अपने आप को कही कि भाई जो है उसका नहीं मान रहा है, इसीलिए कुसुम को ले आकर पागल खाना में भर्ती कर दिया है। मैं तो माँ हूँ, माँ कभी किसी अपने बच्चे के लिए दूसरे गलत सोच नहीं रख सकती है, ठीक है ना। तो अगला क्या है, तो अगला जो है इस प्रकार से हम लोग अगले समय में हम लोग पढ़ते हैं। तो अगर मेरे चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।